राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपका फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर के। आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जो अंजलि अवस्थी होती है वो अपने चाचा ससुर से बोलती है कि मैं अपने पति से मिलने जाऊंगी, और वो अस्पताल में जाने के लिए उसको मना करता है, लेकिन वो जिद करती है कि मैं जाऊंगी। वो बोलता है कि तुम अंदर नहीं जा सकती, लेकिन वो बोलती है कि मैं जाऊंगी, इसके लिए आप जो चाहे वो कर सकते हैं, मैं जा सकती हूँ, और अगर आप रोकने की कोशिश करेंगे तो आप जानते हैं कि मैं एक्शन ले सकती हूँ, क्योंकि मैं कानून के सारे दांव पेच जानती हूँ। और इसके बाद आप देखने वाले हैं कि जो उनके चाचा ससुर होते हैं वो बोलते हैं कि तुम इस खानदान की बहू नहीं हो, तुम्हारी शादी झूठी थी, और ऐसा बोलकर उसको वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। लेकिन जो अंजलि अवस्थी होती है वो बोलती है कि मैं इस खानदान की बहू हूँ और मैं अमन जी की पत्नी हूँ, तो मुझे अमन जी से मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसा बोलने के बाद अंजलि जाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो रोकने की कोशिश करता है। जो वैभव होता है वो बोलता है कि तुम नहीं जा सकती हो, और ऐसा बोलकर वो उसको रोकने की कोशिश करता है, पर अंजलि जाती है और बोलती है कि मैं जाने वाली हूँ। तभी वो उससे बोलती है कि जो यहाँ पे अभी मैं इन गुंडों को जाके अभी जेल की हवा खिलाऊंगी और उसके बाद फिर मैं वापस आऊँगी, और ऐसा करने से उसे कोई रोक नहीं सकता है। यहाँ पे वैभव जो होता है वो उसे बहुत ही कोशिश करता है उसे रोकने के लिए, पर अंजलि जो होती है वो अपनी जीत पे अड़ी होती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो राघव सिंह राजपूत होता है वो फ़ोन पर बात करता रहता है, जो कि वैभव से बात करता है। वैभव उसे कॉल करके बोलता है कि यहाँ पर अंजलि अवस्थी आई थी और उसने अमन से मिलने की जिद की है, और वो अमन से मिलने के लिए आईसीयू में गई थी। आईसीयू में से जब वो निकली तो यहाँ पे 4 गुंडे ने उस पर हमला किया, और वो सारे गुंडों को मार के उनके साथ हाथापाई भी की थी। उसके बाद जो अमन है वो उससे मिलने गई थी, पर यहाँ पे जो राघव सिंह राजपूत होता है वो बोलता है कि तुम उसे रोक नहीं सकते हो, क्योंकि वो एक एडवोकेट है, ना कि सिर्फ अमन की पत्नी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वैभव जो होता है वो बोलता है कि लेकिन मैं उसे रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था। तो वो बोलते हैं कि उसे कोई भी नहीं रोक सकता है, सिर्फ मैं ही रोक सकता हूँ। तो ऐसा सुन के, क्योंकि अभी उसका केस जो है वो अभी गणेश अवस्थी जो है वो हैंडल कर रहे हैं, तभी जो वैभव होता है वो इस बार बहुत गुस्से में रहता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अंजलि जो होती है वो अपनी मनमानी ही कर रही है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं जो राघव होता है वो उसे समझाता है कि तुम टेंशन मत लो, उसे तो सिर्फ मैं रोकूंगा। और रही बात गणेश अवस्थी की, तो उसे तो मैंने 20 साल पहले ही जो उसकी इंसल्ट हुई है कोर्ट में, जिसकी वजह से उसने सब चीज़ें छोड़ दी है, तो उसका वो फिर से दोहराएगा कहानी, और उसे हम सज़ा दिला के ही रहेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो विद्युत से बात करती है, क्योंकि विद्युत को कॉल करके वो बोलती है कि मुझे एक क्रिमिनल की डिटेल्स चाहिए। तो ये सुन के विद्युत पूछता है कि किसका चाहिए, और क्योंकि यहाँ पे उसे भी कानून के दायरे में रखा गया है अंजलि को, और उस समय अगर वो अंजलि की कोई भी हेल्प करता है तो उसके ऊपर भी कार्यवाही की जा सकती है, इसकी वजह से वो थोड़ा डरता है। पर यहाँ पे वो बोलती है कि मुझे तो नहीं पता था कि आप इतने जल्दी सब कुछ एहसान भूल जाएंगे अपने। और ये सुन के फिर विद्युत जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, पर अगर किसी को पता चल जाएगा तो फिर वो बहुत ही मेरे लिए भी मेरी जो जॉब है वो भी खतरे में आ जाएगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो बोलती है कि अच्छा कोई बात नहीं, मुझे तो लगा कि आप अपने एहसान को हमेशा याद रखेंगे, और जो आपने चंद्रभान ठाकुर से मोटी मोटी रकम ली थी इस काम के लिए वो तो आप शायद भूल ही गए हैं। तभी वो उससे बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं आपको जो चीज़ें चाहिए उसका रिपोर्ट निकाल के दूंगा, आप बताइए क्या चाहिए। तो वो उससे बोलती है कि क्रिमिनल विनोद का रिपोर्ट चाहिए। तभी वो बोलता है ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। वो तो शायद मर चुका है। तो वो बोलती है कि नहीं, मारने वाला कभी मर नहीं सकता है, वो कहीं तो छुपा होगा, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के मुझे चाहिए। आप अगर ये काम आप नहीं कर सकते तो मैं खुद कर लूँगी। तो वो बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पूरी कोशिश करूँगा और आपको जितनी हो सकेगी उतनी इन्फॉर्मेशन मैं दूँगा। तो ये सोच के फिर, क्योंकि अंजलि जो होती है वो बोलती है अगर मुझे सिर्फ उस आदमी का क्लू मिल जाएगा तो मैं इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकती हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो राघव सिंह राजपूत होता है वो अभय के ऊपर बहुत भड़क जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अभय ने ये कार्य किया है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अभय जो है वो अंजलि से प्यार करता है, तो वो अंजलि से प्यार करने के लिए कुछ भी, उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसने ही अपने भाई के ऊपर हमला करवाया है, और उसके ऊपर जानलेवा हमला होने की वजह से वो उसलिए अमन कि इस हालत का जिम्मेदार अभय को ही मानता है। और यहाँ पे गिन्नी भी जो होती है वो भी
उसके ऊपर भरोसा नहीं करती है। यहाँ अभय जो होता है वो अपनी बेगुनाही का अपने आप को बेगुनाह समझाने की कोशिश करता है, साबित करने की कोशिश करता है कि मैंने कुछ नहीं किया है पापा, मैं समझता हूँ कि और ये चीज़ें जो हुई है वो बहुत गलत हुई है, पर यहाँ पे मैं बेगुनाह हूँ और सब उससे मुझसे भी ज़्यादा बेगुनाह जो है वो अंजलि है, क्योंकि अंजलि ऐसा कभी कर ही नहीं सकती है। वो लड़की कैसी भी है मैं समझता हूँ, मैं उसे पसंद करता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने भाई के ऊपर इस तरीके से हमला करवाऊँगा। पर यहाँ गिन्नी जो होती है वो उसे समझने की कोशिश नहीं करती और वो उसे बोलती है कि पापा इसे कहीं बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं है। जो राघव सिंह राजपूत होता है वो उसे घर से बाहर निकालने के लिए बोलता है, पर गिन्नी होती है वो उसे बोलती है नहीं पापा, इसे कहीं निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसे घर के अंदर, घर के दरवाजे के अंदर बंद कर देंगे एक जगह और इसे कहीं बाहर जाने नहीं देंगे। पर वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मैं इसकी पत्नी हूँ और ये ऐसे कैसे कर सकता है किसी और लड़की के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अभय जो होता है वो बहुत ही निराश हो जाता है, उसे समझ नहीं आता वो क्या करे, खुद को वो गुनहगार समझने लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मैंने गलती नहीं की है, अब मुझे कौन समझेगा। फिर भी वो बोलता है कि मेरे साथ सिर्फ एक इंसान खड़ा है आज, वो है अंजलि अवस्थी। और यहाँ पे देखते हैं कि अमन जो अभय जो होता है वो अपने कमरे में चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो राघव सिंह राजपूत होता है वो गिन्नी से बोलता है कि ये तो मुझे बहुत ही शर्मिंदा कर दिया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलता है कि अभय की वजह से अमन आज हॉस्पिटल में एडमिट है और पता नहीं उसकी हालत कब सही होगी, क्योंकि अभय जो है वो खुद को समझा नहीं पाता, अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैसे ही वो वहाँ से चली जाती है तो गिन्नी जो होती है वो अभय को चिल्लाती रहती है और उसे बोलती रहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो अपने केस के लिए स्टडी करती रहती है और यहाँ पे तभी पद्मा जो होती है वो श्रृंगार का सामान, वो थाली लेके आती है जो कि अमन लेके आया रहता है शिव जी के मंदिर से उसके लिए। तो वो उसे आवाज़ देती है जो पद्मा होती है कि वकील दीदी। तो वो बोलती है कि ये क्या है पद्मा। तो बोलती है कि ये सामान जो बाहर पड़ा था वो सब है जो कि अमन भैया लेके आए थे आपके लिए मंदिर से। तो वो देखते ही वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है और उसे वो सारी बातें याद आ जाती है कि किस तरीके से अमन ने उसके लिए वो सारा श्रृंगार का सामान लेके आ रहा था। और वो उसे बोलता है कि कॉल करके कि मेरी वाइफ तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम अपने चेहरे पे खुशियाँ बना के रखो, मैं जल्दी आऊँगा तुम्हें लेने के लिए। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो उसे एक अंगूठी देती है जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव होती है और वो अंगूठी देख के वो उसे पूछता है, बोलती है पद्मा जो होती है वो उसे बताती है कि ये अंगूठी कितनी ही अच्छी है ना, कितने लकी हो दीदी आप। और ये सुन के फिर जो पद्मा होती है वो उसे बताती है कि ये सब मेरी नसीब में कहाँ है दीदी, शायद अमन भैया कितना प्यार करते हैं आपसे, सच्चा प्यार करते हैं और ये सब मेरी नसीब में नहीं है। मेरे नसीब में सिर्फ झूठे प्यार, झूठे वादे, झूठी शादी और झूठा पति ही था जो कि सिर्फ मुझसे झूठ ही बोलता था। तो ये सब सुन के पद्मा को जो होता है वो पूछती है कि क्या हुआ। तो वो बताती है उससे कि क्या हुआ पद्मा, तुम बताओ, कहीं तुम युवराज से प्यार तो नहीं करने लगी थी ना। तो वो पद्मा जो होती है वो बात को काट के वहाँ से जाने लगती है, बोलती है कि कुछ नहीं दीदी कुछ नहीं। पर पद्मा के मुंह से वो सच पूछ ही लेती है कि कहीं तुम सच में युवराज ठाकुर से प्यार तो नहीं कर रही थी ना। तो वो बोलती है नहीं, लेकिन फिर वो बाद में एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ दीदी पता नहीं क्यों पर मैं उससे प्यार करने लगी थी, मुझे ऐसा लगा मैं उन्हें पति मान के अपना वो सब कुछ अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाली थी। और क्योंकि मुझे मेरी लाइफ में ऐसा कुछ भी पहले नहीं हुआ तो इस वजह से मैं थोड़ी लालची बन गई थी उस चीज़ के लिए, अगर वो मुझे मिली पहली बार। तो ये सुन के फिर वो अंजलि जो होती है वो उससे बोलती है कि हाँ पद्मा तुमने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी। तो ये सुन के फिर वो उसके पास तभी इंस्पेक्टर विद्युत का कॉल आता है और वो उससे बात करती है और वो बताते हैं कि मुझे एक क्लू मिला है उसके पास पहुंचने का, जो कि विनोद है, वो क्रिमिनल विनोद के पास पहुंचने की बात करते हैं वो। तो उसे बोलता है कि हाँ वो लोग क्या पता मिल गया है जो कि
उसे बताती है कि वहाँ पे उसकी बहन और उसकी माँ रहती है और वो कभी-कभी वहाँ जाता भी है। तो ये सुन के उसे लगता है कि अगर ये वहाँ पे मिल गया तो मैं उस इस केस को जल्द ही से सॉल्व कर दूँगी, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अभी ये केस की वजह से उसके ऊपर और अभय के ऊपर, दोनों के ऊपर सब लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो इंस्पेक्टर होते हैं वो उसे मना करते हैं कि तुम ना जाओ अकेले, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही रिस्की है। बट यहाँ पे अंजलि जो होती है वो बोलती है कि आप मुझे नहीं जानते, कोर्ट में मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ। ये सिर्फ मेरे हाथ चूड़ियाँ पहनने के लिए नहीं है, ये हाथ गुंडों को मारने के लिए भी काम आते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि जो राघव सिंह राजपूत होता है वो अभय को अपने घर से निकालने की कोशिश करता है और उसे बोलता है कि तुम यहाँ से घर से निकल जाओ। तभी दूसरी तरफ उसके पास अंजलि का कॉल आता है अभय के पास। अभय को वो बोलती है कि आप को शायद इस अब तक घर से निकाल दिया गया होगा। तो वो बोलता है कि हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? तो वो बताता है उसे कि उससे जो अंजलि होती है वो बताती है कि आप एक काम कीजिए, मेरे पास आ जाइए, मैं अपने जेठ के लिए तो इतनी व्यवस्था तो कर ही सकती हूँ रहने की। तो ये सुन के उसे अच्छा लगता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए